सामने कामरान अकमल साहब को दावत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इजहार ख्याल करें। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ शुक्ला सर का और शहाबुद्दीन भाई का, जिन्होंने यहाँ पे आने का मौका दिया, और उसी के साथ साथ स्टेज पे जो भी मेहमानान कराम यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मैं उन सब का भी बहुत ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसे बड़े लोगों से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में भी अमल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी हमारे लिए लाए अमल के तौर पे काम दे। बेसिकली आज के जिस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, हाजिर है, वह है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, उनके तहत कहीं ना कहीं हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी है, बेदारी लानी है। तो वो क्या क्या माध्यम है, कैसे हम बेदारी ला सकते हैं, वो स्कीम क्या क्या है जो हमें लोगों तक रीच आउट करना है ताकि लोग उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, फ़ायदा उठा सके। इन तमाम चीज़ों की शुरू करने से पहले मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूं और उसके बाद से फिर डिटेल में हम जो भी स्कीम्स हैं, मंसूबे हैं, उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। ये शेर मेरे लिए बहुत ज़्यादा करीब है और कहीं ना कहीं सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, एक इंस्पिरेशन भी आप सबको दे सकता है। वो ये है, तुझको अगर है गौहर नायाब की तलाश, तुझको अगर है गौहर नायाब की तलाश, दरिया न कर तलाश समुंदर तलाश कर, दुनिया में चांद बनकर चमकना है अगर तुझे, फिर कोई आफ्ताब मनूवर तलाश कर। बेसिकली अगर हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हाँ वो रिलीजन के बेसिस पे हम देखें, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हम देखें, इलाकाइयत के बेसिस पे देखें, या इसी के साथ साथ कस्टम और कल्चर, हज़ारत सकाफत, सिविलाइजेशन के बेसिस पे देखें, तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। और इंग्लिश में कहा जाता है कि यूनिटी स्ट्रेंथ होता है, कहीं का इतनी भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं यूनिटी, अनेकता में एकता यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ पे हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जो होता है, एक दूसरे कम्युनिटी के जो भी लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट करता है, उनके जो भी आइडियाज़ है, आइडियोलॉजी है, उनके रहने सहने का जो भी तरीका है, उसको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद से एक जो है हमारा एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनता है जहाँ पे आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के साथ साथ जो दस्तूर बनाने वाले थे, दस्तूर बनाने वालों ने ये सोचा कि हम आज तो दस्तूर बनाने वाले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग माइनॉरिटी में हैं और बहुत सारे लोग मेजॉरिटी में हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि जो माइनॉरिटी में है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं इस्तेसाल किया जाने लगे या इसी के साथ साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगे। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत सारे प्रोविज़न भी लाना पड़ेगा जिनके ज़रिए से उनके जो भी राइट्स हो, उनके जो भी हुकूक हो, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। इसको लेकर अलग अलग तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स आए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में सबसे बड़ा हमारे लिए आर्टिकल माना जाता है आर्टिकल 14 कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, दस्तूर के सामने हिंदुस्तान में हर बड़ा या छोटा, खा वो गरीब हो या अमीर हो, खा वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो या कहीं पे काम करने वाला एक छोटा सा मजदूर हो, दस्तूर के सामने हर एक इंसान जो है बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद से अगर हम माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स में बातें कही गई है, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 26 है, 28 है, 29 है, 30 है, इसी के साथ साथ 350 भी है। तो ये तमाम आर्टिकल हैं वो जिसके तहत कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के जो भी राइट्स है वो तमाम राइट्स हमें ग्रांट किए गए हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये तहफ़्फ़ुज़ प्रदान करता है कि ये जो भी राइट्स है अगर इसका हनन होता है तो हम इसको पामाल करने से बचाएंगे और इसका प्रोटेक्शन देंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद कंट्री के कंडीशन हालात बहुत ज़्यादा सही होने लगे, तब लोगों को ये एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं एक ख़ास तबका है या कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके हुकूक के लिए भी कुछ अलग से संस्थान होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उनके जो भी हुकूक है या राइट हो सके उनके लिए वो काम कर सके। इसलिए सबसे पहली मरतबा 1978 में
अगर हम बात करते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन के बारे में सबसे पहले मर्तबा डिस्कस की गई और ये कहा गया कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत रखा जाए, लेकिन धीरे धीरे फिर अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम 1992 तक आते हैं, वहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के तहत एक संस्थान हमें एक मिलता है जिसको हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के तौर पे जानते हैं। और फिर 1993 में सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान में 5 वो समुदाय के लोग होते हैं या कम्युनिटी के वो लोग होते हैं जिनको पहली मर्तबा जो है यहाँ पे माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाता है, और वो होते हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्ध और उसी के साथ साथ पारसीज होते हैं, जिनको 1993 में सबसे पहली मर्तबा यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। और फिर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनने के बाद से उसको कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो ये कहा गया कि माइनॉरिटी कमीशन में वही लोग होंगे जिनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन जो होगा, जितने भी माइनॉरिटी कमीशन के लोग होंगे उन्हीं से होगा, क्योंकि अगर वो लोग होंगे तो उनकी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों को वो सही से देख सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, तमाम परेशानियों का आसान क्या सोल्यूशन हो सकता है वो दे सकते हैं। इस वजह से ये कहा गया कि 7 मेंबर्स की वो कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 5 मेंबर होंगे। वो तमाम लोगों की जिम्मेदारी ये होगी कि माइनॉरिटी के जो भी स्कीम्स हैं, मंसूबे हैं, उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कम्युनिटी के लोगों तक पहुँचा जा सके, ताकि वो भी जहाँ तक हो सके कि अगर हम बात करते हैं कि सियासत की फील्ड में हो या एजुकेशन के फील्ड में हो या माशी हालात हो, हर तरीके से उनको एम्पावर किया जा सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटी कमीशन के बारे में तो अभी जैसे है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया हुआ था और 31 जुलाई तक ये कहा गया था कि सिर्फ एक, अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 2020 से लेकर अभी रिसेंट तक, जैसे अभी रिसेंटली 10-11 सितंबर को इकबाल सिंह लालपुरा को चेयरमैन बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। उससे पहले सिर्फ 7 मेंबर में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के एक ही मेंबर काम कर रहे थे और वो थे आतिफ रशीद साहब, जो एज अ वाइस चेयरमैन काम कर रहे थे। लेकिन 5 मेंबर अभी भी वेकेंट है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि जितने जल्दी हो सके 30 सितंबर तक 5 मेंबर को आप फुलफिल कर सके, ताकि वहाँ के जो भी चीज़ हो सके उसको स्मूथली चलाया जा सके। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसको हम मूमा के तौर पे भी जानते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत काम कर रहा था। फिर 2006 में उसको अलग कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को हम अलग कर देते हैं तो उससे फ़ायदा यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है, फलाही मंसूबे हो सकते हैं, उन तमाम को सिर्फ एक ये माइनॉरिटी, ये वजारत जो है अगर सही तरीके से करे तो वो ज़्यादा बेटर है। इस वजह से उसको 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से अलग कर दिया जाता है। और फिर 2000 अगर हम बात करते हैं कि 2004 में ही एक और इदारा बनाया जाता है जो माइनॉरिटी के लिए बहुत मेन अहम इदारे के तौर पे काम देता है। अगर उस इदारे के बारे में हम बात करते हैं तो उसको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाता है 2004 में। और इस्टेब्लिश करने का रीज़न जो था NCMEI का वो ये था कि जितने भी प्रोविज़न है, प्रावधान है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, खा वो रिलीजन के बेसिस पे हो या लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हो। अगर जहाँ पे भी जिस इंस्टीट्यूशन में अगर हमें कहीं लॉफुल मिलता है तो उसको हम कैसे सोल्यूशन देंगे, इन तमाम चीज़ों के लिए अगर हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 2004 में इस्टेब्लिश किया गया और आज भी वो बहुत ही इफेक्टिवली तौर पे काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग मेन आए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वो क्या क्या स्कीम है जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक बहुत अफसोस की बात है, ये अफसोस भी करना चाहिए हम लोगों को कि 50 से 60% से भी ज़्यादा अगर हम बात करते हैं 70-80% तक भी हम जाते हैं। गांव में अगर आप जाएंगे तो ना बलद है ना आशना है, उनको पता नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है क्या क्या स्कीमें हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। खा वो एजुकेशन के फील्ड में हो, सियासियात के फील्ड में हो, औरतों को एम्पावरमेंट करने की बात हो या माशी बहरान को और ज़्यादा मजबूत करने की बात हो, तमाम तरह की स्कीमें बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ज़रिए से। लेकिन कहीं ना कहीं बेदारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो मैं ख़ास तौर से एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है उन स्कीम के तहत मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारा भी एसोसिएशन एजुकेशन से है।
मैं भी PCS की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग भी कोचिंग चलाते हैं ऑल इंडिया मदारिस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन का। तो वहाँ पे इस तरह के जितने भी अवेयरनेस है उसके तहत हम लोग बात करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर जाते हैं। तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में बात करते हैं तो जो स्कॉलरशिप है, जो खासतौर से पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको प्रदान की जाती है, तो उसको हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि 1 क्लास से लेकर PhD तक हमारे लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ज़रिए से। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, और पैसे जो एलोकेशन किए जाते हैं उन स्कीम्स के लिए वो पैसे बच जाते हैं और उसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो दूसरे स्कीम्स होते हैं वहाँ पे खर्च करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो वह है हमारे लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो 1 से लेकर 10 क्लास तक के जो भी बच्चे होते हैं जिनका माली कंडीशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, जिनके फैमिली इनकम, अगर हम पेरेंट्स की इनकम की बात करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, 50% अगर वो मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो उनको जो है 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। तो अगर वो पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो वो पैसों को पाकर अपने पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं और आगे भी जाके रास्ते उनके लिए हमवार हो जाएंगे। तो हमें ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जाएंगे स्कूल में तो पता ही नहीं होता है, न टीचर्स अवेयर करते हैं, न पेरेंट्स को पता है, न बच्चे को तो खुद पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम सब लोगों के लिए ये मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हम जानते हैं तो उन चीज़ों से रिलेटेड हम अपने गाँव में जाकर बेदारी लाएँ, ताकि वो लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठा सके। सेकेंड नंबर पर जो है वो अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। पोस्ट मैट्रिक में क्या है कि 11, 12, UG और PG, ये बेसिकली 4 कोर्सेज जो है आपको सीनियर सेकेंडरी को हम ले लें, UG और PG, ये बच्चे जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ज़रिए से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है, जो भी बच्चे हैं अगर उनका कहीं ना कहीं इसमें मेरिट के बेसिस पे ये दिया जाता है, और एक जो है फिक्स्ड अमाउंट है या फिक्स नंबर है कि इतने बच्चों को दिया जाएगा, और वो स्टेट जो है वो स्टेट वाइज वहाँ पे जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा परसेंटेज अच्छे लेकर आते हैं उनको मेरिट कम मीन्स में ज़्यादा मिलने के इम्कानात होते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक सबके लिए है, लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं कि मेरिट कम मीन्स में सबके लिए ये चीज़ें नहीं होती है। और नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है हम लोगों के लिए, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वह है हमारे लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के वो बच्चे जो MA कर लिए हैं, नेट JRF क्वालिफाइड है और वो आगे के हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो खा वो UGC नेट या UGC CSIR का नेट को JRF क्वालिफाई किए हैं, तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो है 1000 बच्चों को, लड़के हों या लड़की हो, 1000 स्पेसिफिक सीट रखा गया है जिनको मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप दिया जाता है। और इसमें से 750 ऐसे बच्चे और लड़कियां होती हैं जिनका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं UGC CSIR नेट और इसी के साथ साथ UGC नेट में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उनको दिया जाता है, और 250 जो सीट है वो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को दिया जाता है। तो ये काफ़ी हैवी अमाउंट है। अगर आप MA करके MPhil PhD करना चाहते हैं तो वो पैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और उसको आप यूज़ करके हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ और जो हमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्कीमें लगी वो ये है कि, और अगर हम बात करें कि पढ़ो प्रदेश में मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि हाँ पढ़ो प्रदेश क्या है। बहुत सारे लोग ये सपने बुनकर चलते हैं कि हमें फ़ॉरेन जाकर पढ़ना है, हमें वहाँ पे एजुकेशन हासिल करनी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे कि हम एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने आपके लिए बहुत सारे समाधान लेकर आए हैं। अगर आप उन तमाम चीज़ों को जानते हैं तो आप दूसरे मुल्कों में, फ़ॉरेन में जाकर एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए ये है कि कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको अनएम्प्लॉयड हो, जो भी जाने वाला हो, खा वो MA के लिए हो, MPhil के लिए, PhD के लिए हो, ये तीनों कोर्स के लिए पढ़ो प्रदेश है। और उसी के साथ साथ 6 लाख एनुअल इनकम जो है उनके फैमिली का, पेरेंट्स का जो है 6 लाख से ज़्यादा न हो। अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है और ये कहा है कि हमारे साथ ये अपने
अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो बहुत सारे उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है। जो भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए पढ़ो प्रदेश के लिए, तो वो कमेटी पूरी तरीके से देखभाल करती है, इंस्पेक्ट करती है और हर एंगल से जांचती है कि हाँ जो फॉर्म हमारे पास आए हैं क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। उन तमाम चीज़ों को फुलफिल करने के बाद से फिर जो है उनको पैसे ग्रांट किए जाते हैं, और वो सब्सिडी बेसिस पे होते हैं कि हाँ आपको पैसे पढ़कर वो फिर आपको पैसे वापस करना होता है, लेकिन सब्सिडाइज होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसी के साथ साथ और जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का नया सवेरा। नया सवेरा स्कीम मैं भी नहीं जानता था। इसमें क्या है, खासतौर से जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं और वो ये उम्मीद लेकर चले हैं कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब पाना है, और उसके लिए या इसी के साथ साथ यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, आरआरबी वगैरह हो, एसएससी सीजीएल हो, क्लेट हो, इसी के साथ और अगर हम बात कर सकते हैं कैट हो, जेई, या इसी के साथ साथ नीट का, इस तरह के अब नया सवेरा के जरिए से क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बहुत सारे संस्थान कोचिंग को ये प्रोविज़न दिया कि अगर आपके कुछ सर्टेन कंडीशन है उसके लिए कि आपके पास अगर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में अप्लाई करिए, हम आपके लिए जो भी फंड होगा वो एलोकेट करेंगे। और जो बच्चे खासतौर से वो पीसीएस के लिए जाते हों या स्टेट पीसीएस के लिए जाते हों या इसी के साथ साथ आरआरबी के लिए जाते हो, एसएससी सीजीएल के भी लिए जाते हो, उन तमाम बच्चों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देना होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप वहाँ पे कोचिंग और करते हैं तो आप दूसरे गवर्नमेंट के और इस तरीके से माइनॉरिटी अफेयर्स के जो स्कीम्स हैं उससे आप फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो नया सवेरा स्कीम खासतौर से हम जैसे लोग जो पीसीएस या इस तरीके से और भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो नया सवेरा स्कीम से बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और स्कीम है, वो है नई उड़ान स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का है। नई उड़ान में क्या है कि बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस देते हैं और यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, प्री क्वालिफाई करते हैं, एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगर आप पीसीएस का यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उस सूरत में आपको 1 लाख रुपए सेंक्शन किए जाते हैं ताकि उसको आप अपनी कोचिंग के लिए, अपने पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकें और आपने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा कर सके, शर्मिंदा ताबीर कर सके उसको। इसी के साथ साथ जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस का प्री का उन लोगों ने एग्जाम दे दिया है तो उनके लिए है कि उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो एसएससी सीजीएल या इससे नीचे लेवल का और बीसी लेवल के जो एग्जाम्स है उसको अगर क्वालिफाई किए हैं तो उनको 25,000 रुपये ग्रांट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं। जानना जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ साथ एक और स्कीम जिसको मैंने देखा भी अपने गांव में, वो है नई मंजिल स्कीम। नई मंजिल स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है खास तौर से मुस्लिम समुदाय के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं, 7-8 क्लास में पढ़कर छोड़ देते हैं, 10 को वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। या इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आपका कम्युनिटी के मदरसे होते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं लेकिन उनके पास 8-10 के सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। तो नई मंजिल में ये हुआ कि आपको वैसे बहुत सारे बच्चे हैं, खा वो जो भी 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से, उन 6 कम्युनिटी में से कोई भी बच्चे हों उनको हम क्या करेंगे, कोचिंग दिलाएंगे। उनको हम खासतौर से नेशनल NIUS जो है नेशनल ओपन स्कूलिंग सिस्टम हो या खा वो NIUS हो या स्टेट लेवल पे हो, वहाँ से हम उनको हम अपने गाइडेंस में कोचिंग दिलाएंगे और कोचिंग दिलाने के साथ साथ उनके हम इस लायक बना देंगे कि वो 10 का एग्ज़ाम दे, 10 का एग्ज़ाम दे और उसके बाद से उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। और सर्टिफिकेट देने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको स्किल्ड लेवल बना देंगे ताकि दोबारा कहीं अगर वो जाए जॉब करने के लिए तो उनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से कोई परेशानी न हो। जैसा कि मैंने अपने गाँव में देखा, वहाँ पर जब ये चीज़ें चल रही थी तो वहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, मेशन के लिए, इसी के साथ साथ कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे थे ताकि बच्चे फॉर्मल सेटअप में पढ़ाई भी कर सके और उसी के साथ साथ अपने आप को स्किलफुल भी बना सके, इतने पावरफुल बना सके कि जब वो वहाँ के दुनिया से जब वो जॉब करने वाली दुनिया में जाए तो वहाँ पे उनके लिए बिल्कुल भी कोई परेशानी न हो।
ये चीज़ें थी जो हम लोगों को जानना है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आने वाले एक और इदारा है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1989 में इसको रजिस्ट्री एक्ट 8060 के ज़रिए से इस्टेब्लिश किया गया और उसकी जिम्मेदारी ये दी गई कि हम आपको पैसे देंगे और आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपके अपने कम्युनिटी 6 कम्युनिटी में से जहाँ के भी लोग हो, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप हॉस्पिटल्स को, इसी के साथ साथ कोचिंग से जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, खा वो ओकेशनल हो, इसी के साथ साथ और भी जो भी चीज़ें होती हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, वहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्ट करिए और बच्चों को एम्पावर बनाइए। और उसी के साथ साथ मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत एक और स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है जिसको हम बेगम हजरत महल स्कीम के नाम से जानते हैं, जो खास तौर से जो लड़कियां हैं जो 9th 10th में हैं या 11th 12th में हैं, अगर वो एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहती हैं तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो मौलाना आज़ाद बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलाई जाती है उसमें वो अप्लाई कर सकती हैं। और अप्लाई करने के साथ साथ 9 और 10 क्लास में जब होती है तो उनको 5000 पर मंथ दिया जाता है और उसी के साथ पर मंथ एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता हूँ कि एनुअल इनकम है या ये है, लेकिन उसी के साथ साथ जब वो 11 12 में है तो 6000 का अमाउंट उनको दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बेसिकली मैंने एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स है और भी बहुत सारी स्कीम्स है अगर हम बात करें कि जो अलग अलग सेक्टर को डील करता है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारी धरोहर है, जियो पारसी है, नई रोशनी है, उस्ताद है, सीखो और कमाओ, इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ज़रिए से चलाई जा रही है। लेकिन हमारी ये कमी है, कोताही है कि हम उन तमाम स्कीम्स को अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में लेकर नहीं पहुँच पाते हैं और लोगों को अवेयरनेस उनके अंदर बेदारी हम नहीं लेकर आ सकते हैं कि वो लोग फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैं भी जब NCERT में मैं गया था, यहाँ पे तो हम लोग छोटे लेवल की बात कर रहे हैं कि जब हम M.Ed के दौरान जब हम NCERT में जब वहाँ पे इंटर्नशिप करने गए तो वहाँ पे जब इंटर्नशिप में अमरिंदर बहरा सर जो जॉइंट डायरेक्टर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप सब M.Ed कर रहे हैं, क्या EPM विद्या प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, ये क्या है? तो हम लोगों में से अक्सर लोगों ने कहा कि नहीं सर, हम लोग तो वाकिफ नहीं है, सुने भी नहीं है EPM विद्या प्रोग्राम क्या है। या इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि दीक्षा के बारे में आप जानते हैं, तो हम लोगों ने कहा दीक्षा के बारे में नहीं जानते हैं। तो फिर बातें हो गई तो फिर सर ने हम लोगों को एलोकेट किया कि लोगों के अंदर आप लोगों को अवेयरनेस लाना है और उसी के तहत रिसर्च करना है कि लोगों के अंदर किस तरीके से अवेयरनेस लाया जा सके। तो फिर हम लोगों ने सिस्टमेटिक तौर पे वहाँ पे रिसर्च किया। ये हम लोगों का एक प्रोपोजल का वो पार्ट था जो करना था हम लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी कमी है। अगर आप स्कीम को लेकर ला रहे हैं तो आपकी भी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके लिए एक अलग से कोई तंजीम बनाइए, इदारा बनाइए जो लार्जर लेवल तक उसको इम्प्लीमेंट कर सके और लोगों तक पहुँचा सके। जब NCERT का जो खासतौर से ICT जितने भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं सब वो NCERT के तहत CIT के तहत हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोग अवेयर नहीं है। जो टीचर्स है जो आजकल ये कर रहे हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, तो फिर जो गाँव के लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस हम कैसे ला सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहने का मेरा मतलब ये है कि हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी माध्यम हो सकता है उन तमाम माध्यम के ज़रिए से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत चलने वाले जो भी फलाही मंसूबे स्कीमें हैं उसको हम गांव लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर लेकर जाएं और लोगों तक पहुंचाएं। उसके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, अलग अलग वे हो सकता है जिसके ज़रिए से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। जैसे हम कॉन्फ्रेंस करा दें, नेशनल सेमिनार करा दें, इसी के साथ साथ नुक्कड़ ड्रामा वगैरह कर सकते हैं हम। इसी के साथ साथ और अगर हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस तो आए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इतनी स्कीमें अगर लेकर आ रही है लेकिन लोगों तक अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके तो फिर मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सब लोगों के लिए पहले ज़रूरी ये है कि सबसे ज़्यादा जहाँ तक हो सकता है जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो ये आज़म मुसम्मम कर ले कि हम जो कुछ भी जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम के ज़रिए से उसे हमें लोगों तक लेकर जाना है, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचना है ताकि वो अपने स्कीम जो भी उनके एम है, प्लान है, हदफ है, मंसूबा है उसको कामयाबी से हासिल कर सके। और लास्ट में मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि अहमद फराज साहब की ये शेर है, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है
शिकवे जुल्मत सबसे तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से के कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम सब लोगों के लिए जिम्मेदारी है कि पहले तो हम इसकी शुरुआत अपने आप से करें ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाए और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें हम कामयाब होते चले जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो भी स्कीमें हैं उसको हम लार्जर लेवल पर इम्प्लीमेंट करा देंगे और जिनकी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है वो इसको हासिल कर सकते हैं। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सामीईन, अभी आप कामरान अकमल साहब की पुरमग़ज़ ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे और ये न सिर्फ़ एक आम ख़िताब था बल्कि ये एक मालूमाती और अपने इल्म की रोशनी में वो तारीख़ी असनाद को बयान करते हुए एक एक स्कीम को बितफ़सील वो बयान कर रहे थे। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा